हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। लाजवाब फर्स्ट क्लास होने चाहिए सीए फाउंडेशन में। दोस्तों, अपना पहला यूनिट जो है वो हम कवर कर रहे हैं। 2 क्लासेस शायद हमारी इसकी अभी तक हुई हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि मैं के जो टॉपिक है वो सारा का सारा आप अच्छे तरीके से कवर करते हुए चल रहे हैं एंड उसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपका राइज हो रहा है तो आप उसको पूछ रहे हैं। ओके, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स का कंटेंट हमने करा, मीनिंग की बात करी। लास्ट क्लास में हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो फीचर्स हैं और जो उसका स्कोप है उसको लेकर डिस्कशन करी थी। आज दोस्तों हम अपना कंटेंट शुरू करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम को लेकर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक वर्ड था, वो हमने पहले पढ़ा था। उसको सेंट्रल प्रॉब्लम से किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, उसका कंसेप्ट क्या है। आइए दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करते हैं और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपका है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, सेंट्रल प्रॉब्लम की जब मैं बात कर रहा हूं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात मैं कर रहा हूं, उस चीज पर जाने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊं। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, ये हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में पहली क्लास में डेफिनेशन के टाइम पे समझ लिया था कि सर स्केर्सिटी की वजह से हमारे सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, या फिर आप उसे दूसरा नाम देना चाहें तो कह सकते हैं कि सर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो हमारे सामने आती है। सर वांट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, रिसोर्सेज क्या है, कम है। हम सारी की सारी वांट्स को पूरा नहीं कर सकते। हमें रिसोर्सेज में से सिलेक्शन करना पड़ता है प्रॉपरली कि हम किस वांट पर लगाएं ताकि हम अपनी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, ये हमारा टारगेट रहता है। यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस थी, इसी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम इकोनॉमिक्स की हेल्प से दूर करते हैं। ओके, खैर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे। सो व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों आती है? स्केर्सिटी की वजह से आती है। वांट्स हमारी बहुत ज्यादा होती है, रिसोर्सेज हमारे कम होते हैं, ये सब हमें मालूम है। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो किस किसके सामने आती है, कौन कौन इसको फेस करते हैं। सो द थिंग इज कि क्या एक रिच पर्सन जो है, क्या उसके सामने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी? जो एक पुअर फैमिली है, ऑब्वियसली उसका हम जानते हैं, उसको तो ये प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेंगी, उसके सामने तो ये प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। लेकिन जो एक रिच फैमिली है या एक रिच कंट्री है, क्या उनके सामने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सा आंसर ये है कि एक इंडिविजुअल या एक फैमिली या एक कंट्री पुअर है तो प्रॉब्लम है, रिच होगी तो भी उसके सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम दोस्तों अराइज होती है। उनको भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सामना करना पड़ता है। भाई मान लीजिए कोई पुअर इंडिविजुअल है तो उसके सामने तो ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, बेसिक सर्वाइवल को लेकर, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी को लेकर। उसके पास मनी कम है, रिसोर्सेज कम है, उसके सामने प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जो एक रिच फैमिली होती है उसके सामने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती हैं। उनके सामने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने की, लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो बनी रहती है। सेम सिचुएशन रिच क्लास और पुअर क्लास की कंट्रीज की अगर मैं बात करूं। एक पुअर कंट्री है, ठीक है, पुअर कंट्री, रिसोर्सेस कम है, बेसिक सर्वाइवल के लिए वो लड़ेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनके सामने आएगी। कई सारी जो हमारी अफ्रीकन कंट्रीज है, चैड है, सोमालिया है, इन सब के सामने प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं। लेकिन जो रिच कंट्रीज हैं, अगर मैं बात करूं, जैसे यूएस की बात करूं, आपकी कई सारी यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं, क्या इनके सामने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है। ऐसा नहीं कि इनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, मनी ज्यादा है तो प्रॉब्लम ना आएंगी, प्रॉब्लम इनके सामने भी रहेंगी। भले वो टेक्नोलॉजी की हो, भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो आपके कम्युनिकेशन की हो, किसी भी चीज की हो। जैसे जैसे रिसोर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी वांट्स भी लगातार बढ़ती हैं। सो द कंक्लूजन इज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल या फैमिली या कंट्री के सामने नहीं आती, बल्कि वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, जितनी भी फैमिलीज हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी इकोनॉमीज हैं, उन सब के सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। ये हर किसी का एक सेंट्रल पॉइंट है, इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही सेंट्रल प्रॉब्लम कहा जाता है। राइट? इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोले या सेंट्रल प्रॉब्लम बोले, दोनों में कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। सो ओके, द क्लियर थिंग इज क्लियर। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोले, सेंट्रल प्रॉब्लम बोले, सब का सब सेम है। सेंट्रल प्रॉब्लम इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हर किसी के सामने आती है, ये हर किसी का एक सेंटर पॉइंट है। गॉट द पॉइंट? ओके।
अब सवाल हमारे सामने आता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम या इकोनॉमिक प्रॉब्लम वटेवर कितने टाइप्स की होती है, इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो देखो प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं। जब मैं एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स की बात करूंगा तो एक इकोनॉमी में प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं। अगर आपको याद हो सकता है आपने 11th क्लास में पढ़ा हो या 12th क्लास में पढ़ा हो, इकोनॉमिक्स के अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम की हमारी बुक थी। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक में हमारे इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर बहुत बड़ा सिलेबस था, जिसमें हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ये सभी जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ये हमें एक कंट्री का, हर कंट्री का प्रॉब्लम होती है, हर कंट्री की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो बहुत है, बहुत है, खत्म नहीं हो सकते, इतने सारे। लेकिन हमारे मॉड्यूल में, हमारे सीए के मॉड्यूल में, सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में आईसीआई ने जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने रखी हैं वो उसको 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करा है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ग्रोथ। ओके, ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम हो गई। मतलब स्टार्टिंग ये समझ लीजिए कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स की, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, लेकिन वो लिस्ट सबसे पहले स्टार्ट कहां से होती है सर? वो यहां से होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ग्रोथ, या इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसको बोला जाता है। आइए वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। हर प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें हमेशा इस सिचुएशन को अपने सामने रखना होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? कम है। वांट्स क्या है? ज्यादा है। हमें मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो ऑब्वियसली हम अपने रिसोर्सेज का, जो भी हमारे पास अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाटएवर, उनका इस्तेमाल हमें बेस्ट पॉसिबल वे में करना है, ताकि हम अपनी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। दोस्तों, इस चीज को जब हम अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं, कैसे करेंगे वो एक मुद्दा है, वो भी हम समझेंगे। लेकिन जब हम अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं अपनी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको कहा जाता है इकोनोमाइजिंग, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। ये एक वर्ड या मतलब एक लाइन याद रखिएगा, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। जैसा मैंने आपको बोला था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाता है सर? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स, इकोनोमाइजिंग, ओके, अपने रिसोर्सेज पर इकोनॉमिक्स अप्लाई करना, बेस्ट पॉसिबल यूज करना, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। ओके, 4 प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इकोनॉमिक ग्रोथ। आइए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये पूरी प्रॉब्लम है। ओके, सबसे पहली प्रॉब्लम एक फार्मर के सामने दोस्तों जो हमने देखी थी, एक एग्जांपल हमने लिया था ना अपना पहली वाली क्लास में, कि फार्मर है, जमीन उसके पास है, जमीन है, उसके पास अपने जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, अब उसे प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन करना है, मालूम है किस चीज का करे? व्हीट करे, राइस करे, शुगर कैन करे, वेजिटेबल्स करे। उसने फैसला कर लिया मैं 2 क्रॉप उगाऊंगा, फॉर एग्जांपल व्हीट या राइस। उसके बाद भी प्रॉब्लम बनी रहती है, हाउ मच, कितना प्रोड्यूस करें। ऐसा तो नहीं है आपने फाइनल कर लिया कि मेरी जो जमीन है, जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, वो व्हीट के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने रिसोर्सेज लगा दिए, आपने व्हीट का प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन बाद में पता चला यार व्हीट तो मतलब हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में था पहले से, या मार्केट में बेचने जाएंगे तो पता चला कि एक्सेस सप्लाई चल रही है, बिकेगा ही नहीं, तो रिसोर्सेज वेस्ट हो गए ना। तो ऐसा भी नहीं करना। आपकी जो जमीन है वो जिस चीज के लिए अच्छी है, ये नहीं कि उसी का प्रोडक्शन करो, अरे मार्केट को भी तो एनालाइज करो, बाकी फैक्टर भी तो देखो। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है, ये पूरी कहानी एक साथ बनती है। खैर, मैंने जो एग्जांपल लिया व्हीट और राइस का, वो यूजुअली आपका बनता है एक इंडिविजुअल के लिए। जब मैं एक इकोनॉमी की बात करता हूं, मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेता हूं, तो इकोनॉमी को दोस्तों सिलेक्शन करना पड़ता है
दो टाइप्स के गुड्स के बीच में, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। आइए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको लिखिए। अंडर दिस प्रॉब्लम, अंडर दिस प्रॉब्लम वी हैव टू मेक selection among various competing ends of production। competitive ends of production मतलब competitive ends, या आप कह लीजिए कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस की मदद से, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस की मदद से प्रोडक्शन किया जा सकता है। हम 100 किलो वीट प्रोड्यूस करें, 20 किलो राइस करें, हम 50 किलो राइस प्रोड्यूस करें, आपका 100 किलो वीट प्रोड्यूस करें, हम राइस का प्रोडक्शन ज्यादा करें, वीट का कम करें, बीच में शुगर कैन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें से हमें अपना बेस्ट जो है वो सेलेक्ट करना होता है। तो वो बेस्ट कौन सा है, वो रिक्वायरमेंट कौन सी है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव टू मेक selection between दो तरह के गुड्स मैंने आपको बता दिए, इनको प्रॉपरली लिखते हैं। ए कैपिटल गुड्स एंड बी कंज्यूमर गुड्स। एक इकोनॉमी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, एक बेहतर तरीके से चलाने के लिए इन दोनों तरह के गुड्स की जरूरत होती है। कैपिटल गुड्स भी, कंज्यूमर गुड्स भी, दोनों हमें चाहिए। कैपिटल गुड भी चाहिए, कंज्यूमर गुड भी चाहिए। सर ठीक है चाहिए, लेकिन ये होते क्या, जरा समझाइए ना इनके बारे में, ध्यान देंगे। दोस्तों, कैपिटल गुड्स की जब मैं बात करूं आपसे, कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो सर कंज्यूमर गुड्स क्या है, तो आओ पहले कंज्यूमर गुड्स को समझो। जो भी कुछ दोस्तों हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, भाई खाना हम खाते हैं, कपड़े हम पहनते हैं, कॉपियां हैं, पेंसिल हैं, हमारी डेली यूटिलिटीज की चीजें हैं जो हम डायरेक्टली कंजम्पशन में लेकर आए हैं, वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स जो इन्हें बना रहे हैं, भाई खाना वगैरह आप खा रहे हो, वीट, राइस, आटा, ये सब आप खा रहे हो, तो इनको प्रोड्यूस करने में ट्रैक्टर्स की जरूरत पड़ी, मशीन्स की जरूरत पड़ी, वो कैपिटल गुड्स है। एक कपड़े हमने पहने, इस कपड़े को बनाने के लिए स्विंग मशीन की, इक्विपमेंट की जरूरत पड़ी, वो क्या है, वो कैपिटल गुड्स है। सो एक तरह से मशीन एंड टेक्नोलॉजी इज व्हाट इज कैपिटल गुड, वो कैपिटल गुड है। लेकिन जो कंज्यूमर गुड है वो हमारा अपना प्रोडक्शन हो गया। तो दो भाई देखो, अगर मैं बात करूं, आज सरवाइव करना है, हमें आज सरवाइव करना है, तो हमें क्या चाहिए सर, हमें कंज्यूमर गुड्स चाहिए, है ना, कंज्यूमर गुड्स बने रहने चाहिए। लेकिन ये आज क्या हमेशा आज रहेगा, क्या कल नहीं आएगा, सर कल भी तो आएगा। जो कल है वो आज होगा, जो परसों है वो फिर कल होगा, मतलब समय आएगा, उस टाइम पर भी हमें प्रोडक्शन करना होगा। तो उस टाइम पर प्रोडक्शन करने के लिए हमें कैपिटल गुड्स भी चाहिए। तो दोस्तों, अपने करंट प्रोस्पेक्टिव को बनाए रखने के लिए कंज्यूमर गुड्स की जरूरत होती है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को बनाए रखने के लिए कैपिटल गुड्स की जरूरत होती है। तो हमें दोनों में प्रॉपर बैलेंस बना के चलना पड़ता है। कितना कम कैपिटल गुड्स करें, कितना कंज्यूमर गुड्स करें, वो तो हम नहीं बता सकते, वो तो इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है, वो इकोनॉमी की डिमांड सप्लाई है, वो उसको बताएगा। बट द थिंग इज, अगर आप अपने सारे के सारे रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड्स पे लगा दोगे कि चलो सारे कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर दिए आज के आज ही, ठीक है, तो आप आज कुछ टाइम तो सरवाइव कर लोगे, लेकिन फ्यूचर में प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास कैपिटल गुड्स नहीं होंगे। तो कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस करने जरूरी है। और सारे के सारे कैपिटल गुड्स में अगर आपने रिसोर्स लगा दिए तो भैया फिर आज क्या खाओगे, है ना। तो दोनों पहलू, इंडिविजुअली दोनों पहलू ठीक नहीं है, दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। जब मैं हाउ टू प्रोड्यूस की बात करता हूं, दूसरे में क्या नाम है, दूसरी प्रॉब्लम पर आता हूं दोस्तों। ये वाली प्रॉब्लम डील करती है मेथडोलॉजी के साथ, मेथड्स के साथ, कि हम किन मेथड से अपना प्रोडक्शन करें। यूजुअली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हमें इसका सिलेक्शन करना पड़ता है। और सिलेक्शन
किस टेक्निक का करें? ऑब्वियसली जो कॉस्ट सेविंग हो और इफेक्टिव हो, ठीक है। सो दिस प्रॉब्लम deals with this problem deals with selection among technique technique of प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन की टेक्निक है उसमें सिलेक्शन करना है। कितनी तरह की टेक्निक होती है? यूजुअली मैं बता दूं दोस्तों, दो तरह की टेक्निक होती है, इसमें सिलेक्शन करना है। पहली है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी है मतलब बी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। दो तरह की टेक्निक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ध्यान देंगे फटाफट से, इन दोनों में से कोई एक टेक्निक हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा, कैपिटल का ज्यादा यूज, कैपिटल का ज्यादा यूज मतलब मशीनरी का ज्यादा यूज। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक है जिसमें कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है और लेबर कॉस्ट कम है। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक है जिसमें कैपिटल कॉस्ट कम है और लेबर कॉस्ट ज्यादा है। सर कैपिटल कॉस्ट लेबर कॉस्ट मतलब समझो, जो देखो बहुत, जैसे मैं एक बात करूं फॉर एग्जांपल आयरन स्टील कंपनी की, राइट, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने की कंपनी की, राइट, ये कंपनी ऑटोमोबाइल की, यहां पे मोस्टली जो काम है वो मशीन्स के साथ होता है। यहां पे मशीन्स ज्यादा काम करती हैं देखा जाए तो, क्लियर। जिस जिस फैक्ट्री में जिस प्रोडक्ट को बनाने में मशीन्स की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, मशीन ज्यादा लग रही है और लेबर कम लग रही है, उसे हम कहते हैं कि ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। इसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करा जा रहा है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं लेबर इंटेंसिव टेक्निक की, लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब लाइक जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे वो कारपेंटिंग का काम है, हाथ के जो भी काम होते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम है, वहां पे लेबर की कॉस्ट ज्यादा है, वहां पे मशीन्स की कॉस्ट कम है, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। सर इन दोनों में से क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों, इन दोनों में से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में से और लेबर इंटेंसिव टेक्निक में से कौन सा ज्यादा अच्छा मेथड है, कौन सी अच्छी ज्यादा टेक्निक है? बताओ जरा, कैपिटल अच्छी क्या लेबर अच्छी? तो अक्सर जैसे मॉडर्नाइजेशन को देखते हुए इमीडिएटली आपके मुंह से निकला होगा कि सर कैपिटल इंटेंसिव अच्छा है, लेबर इंटेंसिव नहीं है। लेकिन ये गलत है, इस तरह से सिलेक्शन करना गलत है। मेरा क्वेश्चन ही गलत था। इन दोनों में से कौन सी टेक्निक अच्छी है, ये क्वेश्चन गलत था। सर पहले ये तो बताओ कि जो बिजनेस है उसका नेचर क्या है? आप कह दो, आप कह दो, मैं कह रहा हूं कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक अच्छी है फॉर एग्जांपल, लेकिन काम है सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का, तो यार उसमें तो लेबर से काम नहीं चलेगा, वहां तो मशीन से चलेंगी। ठीक है, तो पहले ये बताओ बिजनेस क्या है, पहले काम क्या कर रहे हो। मैं कहूं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, काम है फर्नीचर बनाने का, मटके बनाने का, अरे उसमें मशीनरी की कॉस्ट क्या करेगी, उसमें तो लेबर कॉस्ट ही ज्यादा आएगी। तो पहले बिजनेस क्या है ये बताओ, पहले हमें ये बताना पड़ता है। दूसरा दूसरा लेबर इंटेंसिव, सॉरी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो इकोनॉमी है ना, उसको कौन सी टेक्निक की जरूरत है। जैसे मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, तो इंडिया में देखो एक एम्प्लॉयमेंट का एक इशू रहता है। ऐसा नहीं कि हमारी टेक्नोलॉजी बेकार है, टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है, हम सारे के सारे मॉडर्नाइज जो आपकी डेवलप्ड नेशन है उनको भी टक्कर देते हैं। लेकिन अगर हर जगह हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाने लगे तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करी जाती है हमारी कंट्री में कि लेबर इंटेंसिव का जितना ज्यादा इस्तेमाल हो सके उतना किया जाए। खैर वो एक अलग अलग मसला है, बट द थिंग इज कि जो हाउ टू प्रोड्यूस है वो हमें ये बताती है कि हमें सिलेक्शन ऑफ टेक्निक किन दो टेक्निक के बीच में करना है और किस बेसिस पर करना है। गॉट इट? तो पहली दोनों प्रॉब्लम क्लियर हो गई। मैं थर्ड पर आता हूं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, राइट, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम दोस्तों रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट, या जो भी कुछ आपने, NI लिख देता हूं मैं, नेशनल इनकम, जो भी कुछ आपने प्रोड्यूस करा है। एक तरह से इन दोनों प्रॉब्लम की ये वाली प्रॉब्लम सपोर्टिव प्रॉब्लम है, मतलब आप दोनों अच्छा कर जाओ, आपने सही गुड्स का सिलेक्शन किया, आपने सही टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन करा, प्रोडक्शन बढ़िया करा, लेकिन ये दोनों चीजें बेकार हो जाएंगी अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपने सही तरीके से फैक्टर्स के बीच में नहीं करा, राइट?
ये प्रॉब्लम बेसिकली डील करती है, ये प्रॉब्लम बेसिकली अराइज होती है ड्यू टू इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की वजह से, कि जो भी कुछ जनरेट हुआ, जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बंटवारा फैक्टर्स के बीच में अच्छे तरीके से नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली फोकस करती है, ये प्रॉब्लम बेसिकली फोकस करती है कि जो भी कुछ हमने प्रोड्यूस करा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स अच्छे तरीके से होना चाहिए, एक फेयर वेज रेट, एक फेयर बेसिस पर होना चाहिए। आइए इसको लिखते हैं। दिस प्रॉब्लम डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट among factors of production, among factors of production। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोडक्शन में और डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब जिनकी वजह से प्रोडक्शन होता है। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन आपका तैयार हुआ, ये 50 रुपए में सेल आउट हुआ। इस 50 रुपए को 50 मतलब इस पेन को बनाने के लिए फैक्टर्स लगे, लैंड, फैक्ट्री जहां पे स्टैब्लिश थी, लेबर जिसने काम करा, कैपिटल, मशीनरीज वगैरह, एंटरप्रेन्योरशिप जो ओनर है बेसिकली उसके स्किल वगैरह। अब 50 रुपए में अगर ये बिका है तो एंटरप्रेन्योरशिप ने क्या करा, 30 रुपए अपने पास रख लिए, लेबर को 5 रुपए दिए, जमीन को 5 रुपए दिए, कैपिटल पे वो 10 रुपए खर्च कर रहा है इंटरेस्ट वगैरह पे। तो यहां पे हम देख रहे हैं काफी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मोस्टली एक बहुत बड़ी परसेंटेज एंटरप्रेन्योरशिप अपने पास रख ले रही है। तो ये इनइक्वालिटी है, मैंने बोला ना, दिस प्रॉब्लम राइज विद द ड्यू टू इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखना है। तो वही चीज है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में एक सही तरीके से, एक इफेक्टिव रेट से जो है होना चाहिए। गॉट द पॉइंट। ये प्रॉब्लम भी हमारी हो गई आसान। जो भी कुछ दोस्तों क्वेरी आएगी प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए करिए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स का पता लगाएं और उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएं। फोर्थ प्रॉब्लम पे आते हैं, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ग्रोथ। देखो, आज हमारे पास रिसोर्सेज हैं, आज हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, आज हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं कि हम अपनी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, मतलब इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, यही कर रहे हैं ना। लेकिन फ्यूचर जनरेशन का क्या? अगर हम अपने रिसोर्सेज को आज ही, सारे के सारे रिसोर्सेज भले अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन मान लो आज के आज ही हम अपने रिसोर्सेज को खत्म कर दें, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या उसका फायदा उठा पाएगी? क्या उनके सर्वाइवल के लिए हम गुड्स छोड़ेंगे? जैसा आजकल कोयले को लेकर, कोल कह रहे हैं कि मतलब आने वाले 30 साल में खत्म हो जाएगा। ऐसी कुछ कयास जो है वो क्रूड ऑयल को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। तो जो आने वाली जनरेशन है वो क्या करेगी, उसका क्या होगा, है ना? ये क्राइसिस है कि नहीं है? तो ये जो प्रॉब्लम है, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ग्रोथ, हमें अपने रिसोर्सेज में ग्रोथ भी करनी है, इकोनॉमिक जो इकोनॉमी है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचे। दोस्तों ये प्रॉब्लम बेसिकली डील करती है, आपने वर्ड सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्टिमम यूज, ताकि आज हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को एक बेहतर तरीके से पूरा कर सके, रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को छोड़े। ठीक है? सो इसमें अगर आप लिखना चाहें, दिस प्रॉब्लम deals with optimum utilization of resources, so that we satisfy our wants effectively and our future generation is also able to use them। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके दोस्तों, सो
व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड। ये हमारी दोस्तों हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बट मॉड्यूल के हिसाब से ये 4 हमें पढ़नी है। आई होप आज की इस छोटी सी वीडियो में जो हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिवोट करी, अच्छे तरीके से कंटेंट आपको समझ आया। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपके सामने आया है तो प्लीज आप उसे मेंशन कीजिए। अगर कोई भी आपकी क्वेरी आती है तो मैं उसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में आपको बताता हूं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड करा। इकोनॉमीज के टाइप्स क्या क्या हैं और किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा। प्लीज टेक केयर, बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of CUC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।